सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पे सीखते हैं बायोलॉजी एक सिंपल वे के अंदर। ओके, तो सर ने जैसा कि बताया था हम टेस्ट सीरीज चालू करने वाले थे जो 12 के स्टूडेंट है उनके लिए, क्योंकि जिनका एग्जाम आने वाला है अभी। तो उसके वजह से हमने क्या किया था कि टेस्ट सीरीज शुरू की थी। ओके, तो उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तीनों की टेस्ट सीरीज होगी। यहाँ पे हर एक चैप्टर पर आपके लिए टेस्ट होगी, अरेंज होगी, और लास्ट में आपके लिए फुल सिलेबस के ऊपर भी टेस्ट अरेंज हुई थी। ओके, सो सर ने इस जो केमिस्ट्री का चैप्टर सर बायोलॉजी का ले रहे और मैं केमिस्ट्री का एक्सप्लेन करते रहूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे सर ने जो चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का, उसके ऊपर टेस्ट आपके लिए अपलोड की हुई थी। अब इससे पहले सबसे पहले ये जो टेस्ट सीरीज है इसके बारे में कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ मैं, कि सर ने जो टेस्ट सीरीज अरेंज की है ये हमारे दोनों के एक्सपीरियंस के ऊपर टेस्ट है। ओके, ये जो टेस्ट है इसमें से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो ऑलमोस्ट हम कहे तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ दिस टेस्ट सीरीज विल बी इन द एग्जाम। ओके, और साथ ही साथ जो आपने हम जो सिलेबस से जो पार्ट कट हुआ है, क्योंकि कोरोना की पेंडेमिक से वजह से कुछ सिलेबस से पार्ट कट हुआ था। ओके, सो वो भी पार्ट हमने नहीं लिया हुआ है, क्योंकि हमें पता है कौन से पार्ट पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें से। ओके, सो जो आने वाला है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने वाले हैं हम। और भी चीजें कि जब जैसे कि आपका क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया, ओके, अगर आपको समझ में क्वेश्चन आ गया, उसका आंसर आपको समझ में आया, तो उसका आंसर कैसे लिखना है इसके बारे में भी हम टेक्निक बताते रहेंगे। और सारी छोटी छोटी चीजें जैसे कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, इस टेस्ट सीरीज के अलावा आपको क्या करना चाहिए, छोटी छोटी चीजें ये हम बताते रहेंगे। और साथ ही साथ ये टेस्ट सीरीज चलेगी कम से कम 15 फरवरी के तक, और इसमें हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप करेंगे। और चलिए, ये जो टेस्ट सीरीज थी जो हमारे चैनल पर अपलोड हुई थी चैप्टर नंबर 1 के बारे में, सॉलिड टेस्ट के बारे में। ओके, जिसके बारे में आपको 1.30 आवर्स जो आपको मिला था, उसमें आपको क्या करना है, अभी अपनी जो टेस्ट सीरीज दी हुई थी उसको आपके सामने लेना है और आपको आंसर टैली करके देखना है। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए, अगर आपको समझ में आए तो भी आप समझ में आए तो भी आप ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आपको क्या होगा, एकदम इजी वे के अंदर आंसर को कैसे लिखना है ये भी समझ में आ जाएगा। ओके, सो वीडियो बड़ा होने वाला है ये तो मुझे पता है, बट आपको बोर नहीं होना है। अब आपका कौन से टाइम के लिए बोर होंगे, आपको लेक्चर में भी बोर हो रहे थे, अभी टेस्ट सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी अगर बोर हुए तो क्या फायदा आपका पढ़ने का। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछे गए थे, और वेरी शॉर्ट आंसर पूछे गए थे 2 मार्क के लिए, और शॉर्ट आंसर इन अबाउट 3। ओके, सो आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि इस बारे में जो इन अबो जो रहेंगे उसमें से आपको मैक्सिमम आपका इन अबो में से अगर आपको 4 में से आपको 2 भी लिखने हैं ना, तो आप 3 लिख कर आ जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ओके, 3 लिख कर आ सकती, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, इतनी अच्छे से हम पढ़ाने वाले इसके बाद में। ओके, सो नेक्स्ट है इसमें भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 6 मार्क के लिए 2 पूछे गए थे, इसमें एनी 2 एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ओके, सो सबसे पहले इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि ये 1 आंसर क्वेश्चन होता है और इसका आंसर सिर्फ एक ही होता है। अगर आपने लॉन्ग आंसर में सिर्फ 2 लाइन भी लिख दी तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। ओके, बट आपने मल्टीपल चॉइस में एक भी लिखा और वो भी गलत लिखा तो पॉसिबली वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सिमिलरली वेरी शॉर्ट आंसर विच विल बी इन सिंगल लाइन आंसर सेंटेंस, जैसे कि डिफिनेशन हो गया। ओके, ये होगी, ये आपको क्या करना है, सभी के सभी डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। ओके, और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि जो एमसीक्यू बुक के पीछे है ना वो भी आपको करने, और प्रीवियस ईयर के आप अगर कर सकते तो कर लीजिए। और फिर भी हमने इसी में ही प्रीवियस ईयर के कवर अप किए। ओके, सो लॉन्ग आंसर भी आप देखेंगे तो 90 प्लस जाने के लिए आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को एकदम डिटेल आंसर में लिखना चाहिए होगा, और उसमें भी आपको डायग्राम कौन सी कभी की लिखनी होती है। ओके, उसमें क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है, मैं बताऊंगा आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया था आपको, मॉलिकुलर सॉलिड्स आर टाइप्स ऑफ। ओके, मॉलिकुलर साइड कौन से टाइप के एमरफोस सॉलिड्स है। ओके, मेटेलिक सॉलिड्स नहीं है, मेटेलिक सॉलिड टाइप ऑफ इज अ टाइप ऑफ सॉलिड, आयनिक सॉलिड भी है और क्रिस्टलाइन सॉलिड भी है। क्या है, कौन सा सॉलिड है, एमरफोस सॉलिड है, क्योंकि मॉलिकुलर सॉलिड में उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, इरेगुलर होता है। ओके, और इसका एग्जांपल कौन सा है, मॉलिकुलर सॉलिड का एग्जांपल लिख दीजिए जो आपके बुक में डायरेक्टली दिया हुआ। ओके, वो आप एग्जांपल ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है इसके बाद, नेक्स्ट जो एमसीक्यू था वो था नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा नीचे वाला करेक्ट नहीं है। ओके, आपको रॉन्ग वाला ढूंढना था।
ओके, 4 स्पेयर्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल व्हाइट। यस, टेट्राहेड्रल व्हाइट के लिए 4 स्पेयर होने चाहिए। ऐसे अगर 3 नीचे रख दे और इसके ऊपर अगर एकदम ऐसा, अगर आपने देखा आपने बॉल्स को अगर ऐसे रख दिए तो आपको टेट्राहेड्रल व्हाइट आ जाएगा। ओके, ये 4 व्हाइट का, यानी कि इसमें 4 व्हाइट है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है सेंटर्स ऑफ द सेंटर्स ऑफ द स्पेयर्स ऑफ द रेगुलर ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स आर एट द एब्सेसिस ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। यानी कि रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के टेट्राहेड्रॉन जो है अपना, उसके जो एब्सेसिस यानी कि उसके जो एपेक्स है वो आएंगे एज अ सेंटर ऑफ अ स्पीयर इन ऑक्टाहेड्रल व्हाइट। ये आपको अगर आपके सामने अगर इमेज आती है ऑक्टाहेड्रल व्हाइट की, तो वो क्या होती है, 2 टेट्राहेड्रॉन उल्टे एक में, यानी कि एक दूसरे से एकदम उलट तरीके से जुड़े हुए। यानी कि अगर ये टेट्राहेड्रॉन ऐसा है, ओके, ऊपर वाला, तो नीचे वाला टेट्राहेड्रॉन अगर ऐसा जोड़ा, ओके, 3 डायमेंशन में अगर देखे जाए तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल व्हाइट बन जाएगा और यहाँ पे उसका सेंटर आ जाएगा एज द स्पीयर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल व्हाइट। ओके, ये भी कौन सा ऑप्शन है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है सी, इफ द नंबर्स ऑफ एटम इज n देन नंबर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल व्हाइट इज ट्वाइस n। यानी कि ट्वाइस n नंबर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल होते नहीं होते, ये ट्वाइस n नंबर्स ऑफ टेट्राहेड्रल व्हाइट्स होते। सो ये ऑप्शन गलत है। ओके, नेक्स्ट है इसमें, इसके बाद है द सब्सटेंसेज विच ऑन कटिंग गिव्स इरेगुलर क्लीवेज। इरेगुलर क्लीवेज कौन देते हैं, एमरफोर्स सॉलिड। ओके, सो एमरफोर्स सॉलिड कौन सा है, ग्लास। सो इसमें ऑप्शन भी क्या आएगा, ग्लास। नेक्स्ट है इसके बाद द अरेंजमेंट ऑफ द लेयर्स ऑफ द हेक्सागोनल इन ए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज एबीसी टाइप। ओके, ये किस, ओके, एक और चीज मैं बताता हूँ कि जितने भी स्ट्रक्चर है उसके, यानी कि जितने भी स्ट्रक्चर आपको बुक में एग्जाम बुक में दिए हुए, उसके जो ये वाले जो ऐसी चीजें एबीसी इस तरह के, इसको आपको ध्यान में रखना है। कैसे ध्यान में रखना है, ओके, सबसे पहले आपको है क्यूबिक का ए टाइप, ओनली ए टाइप के, ओके, ए टाइप ऑफ लेयर नीचे वाली, और दूसरी भी ए टाइप ऑफ लेयर, यानी कि ए। ओके, नेक्स्ट है क्यूबिक सीएफसी, यानी कि क्यूबिक फेस सेंटर। ओके, सो क्यूबिक फेस सेंटर यानी कि अपना, और सबसे जो पैकिंग फ्रैक्शन जिसका ज्यादा है, दैट इज फेसियल वाला। सो इसमें क्या आता है, एबीसी टाइप के आता है। ओके, और सिंपल में भी एक और है फेस पैक और सेंटर आइटम जिसमें रहता है। ओके, सेंटर आइटम क्यूबिक स्ट्रक्चर जिसमें कि ए बी टाइप हो रहता है। ओके, सो ए बी टाइप। सो ये ध्यान में रखना है तीनों, ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में आ जाएंगे। सो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर जिसमें क्या आएगा, एबीसी आएंगे। ओके, सो ये कुछ था। सबसे पहले जो आंसर में देखिए, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन पूछा गया था। सॉलिड का क्लासिफिकेशन कैसा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमरफोस सॉलिड। उसके एग्जांपल भी लिखने आपको। देयर आर डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट। ओके, किसके ऊपर, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, यानी कि ऑर्डर कैसी है, इट इज रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर किस में, क्रिस्टलाइन में, एंड इरेगुलर किस में, एमरफोस में। क्लियर हो गया, ये था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट इज द पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कैसा होता है, पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि क्या, द फिनोमेनन इन विच द सिंगल सब्सटेंसेस, ओके, crystallizes into 2 or more forms under the different condition of the solidification is called as polymorphism and the substance is called as polymorph। यानी कि एक जो सब्सटेंस है उसके डिफरेंट फॉर्म रहेंगे। ओके, एक जो सब्सटेंस है उसके डिफरेंट फॉर्म रहेंगे। ओके, कभी कभी आप समझ सकते हैं, एक जो आदमी है उसके क्या है, डिफरेंट रोल है। ओके, रोल यानी कि क्या, कास्टिंग में एक हीरो है वो कैसा है, डिफरेंट रोल कास्ट करता है। उसी तरह से पॉलीमॉर्फ। ओके, पॉली यानी कि एक से ज्यादा, मॉर्फ यानी कि क्या, स्ट्रक्चर, मॉर्फो यानी क्या, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ओके, पॉली यानी कि एक से ज्यादा, सो पॉलीमॉर्फो यानी कि एक से ज्यादा स्ट्रक्चर। सो कि इसमें क्या आएगा, 2 से 3। सो इसमें 3 आएगा। सो 2 से 3 स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर इन डिफरेंट कंडीशन। ओके, डिफरेंट कंडीशन में। और इसके एग्जाम्पल जैसे कि कैल्साइट एंड ऑर्जिनाइट्स आर द 2 फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जाम्पल है। और भी लिख सकते हैं, इसमें आपको जो बुक में दिया हुआ है इसका आप डायरेक्टली एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल भी ध्यान में रखिए, क्योंकि एग्जाम्पल के ऊपर आपको क्या होता है, एक इंप्रेशन पड़ता है जो आगे का जो टीचर जो आपका पेपर चेक करने वाला है। ओके, जब आपका पेपर जो कोई भी चेक कर रहा है तो उसके ऊपर एकदम इसके ऊपर, या इसको तो एग्जाम्पल भी आती है, यानी कि इसको ज्यादा से ज्यादा मार्क हम दे सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट आपको पूछा गया था कि व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल। ये 2 मार्क का क्वेश्चन था, पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल। ओके, पैरामीटर्स कैसे कौन से रहते हैं। सो इसमें पूछा गया था कि पैरामीटर्स कौन से रहते हैं, एज लेंथ। ओके, एज था, कोई तो एज थे, ए बी सी टाइप्स ऑफ एज थे एज अ, अगर आपने दिया तो ये देखिए यहाँ पे ए बी एंड सी। ओके, सो ए बी टाइप्स ऑफ एज थे। ओके, फेसिंग विथ ईच अदर विद द कॉमन पॉइंट, अगर कॉमन पॉइंट्स लिया तो भी चलेगा, ऐसा दिया होता है। सो सबसे पहले पैरामीटर में थी एज लेंथ। ओके, एज लेंथ थी कोई तो
और नेक्स्ट था कॉर्नर। ओके, यानी कि क्या कॉर्नर कौन सा है, एज रे। सो इंटरसेक्शन ऑफ द टू फेसेस। ओके, टू फेसेस यानी कि क्या, कौन से भी दो फेसेस जो रहेंगे, एक अगर ये फेस यानी कि क्या सरफेस, और अगर ये फेस है, ओके, जो आगे वाला है और जो ऊपर वाला है, ये को कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे। सो ये क्या हो गया, इसकी एज होगी। सो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू फेस इज कॉल्ड एज एज लेंथ। और उसकी एज लेंथ और 3 एजेस, देयर आर 3 एजेस, ए बी सी टाइप्स ऑफ एजेस थे यूनिट सेल अलॉन्ग द 3 एक्सिस। ओके, 3 एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि एक्स वाई एंड जेड। ओके, एक्स वाई जो जेड जो एक्सिस है, ओके, इसके अलॉन्ग जो एजेस थे उसको डिफाइन किया था ए बी सी। और एक बात, ओके, ये अगर लिया, ओके, ये अगर साइड ली, यहाँ पे देखिए ये अगर साइड है, ओके, अगर ऐसे अगर लिया आपने ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, अगर ऐसे आपने साइड ली, तो ए के अपोजिट जो एंगल बनेगा यहाँ पे सी एन बी का, ये क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। ओके, सो ये 3 डायमेंशन है, आपको इमेजिन करना है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ओके, ए के अपोजिट कौन सा है, अल्फा, ए अल्फा, बी बीटा, यहाँ पे आएगा बीटा, बी के अपोजिट, सी के अपोजिट आएगा गामा। ओके, सो अल्फा, बीटा एंड गामा, दीज आर द 3 एंगल्स। ओके, दीज एजेस मे बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी एक चीज है कि परपेंडिकुलर भी ले सकती है या फिर परपेंडिकुलर नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत सारी जैसे कि मोनोक्लिनिक हो गया, ट्राइक्लिनिक हो गया, इसमें क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है इसी में एंगल्स, द एंगल्स बिटवीन द टू प्लेन्स। ओके, द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, इसे क्या कहते हैं हम, एंगल बिटवीन द एजेस। ओके, नेक्स्ट है इसमें 3 टाइप्स थे, अल्फा, बीटा एंड गामा। ओके, सो अल्फा इज एंगल बिटवीन ए बी एंड सी। आपको ध्यान में रखना है अल्फा अपोजिट टू ए। सो ओके, अल्फा में ए है तो दोनों ये जो एंगल आएगा किस में आएगा, बी एंड सी में आएगा। सो अल्फा ए तो ए नहीं आएगा, बीटा बी तो बी नहीं आएगा, सो गामा तो आपका आ जाएगा। ओके, इस तरह से क्रिस्टल इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस। ओके, अगर कौन सा भी क्रिस्टल है, कौन सा भी क्रिस्टल, 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस थे। ओके, 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस थे, और 7 मेन थे, और 14 जो 14 थे वो उसके टाइप्स थे। ओके, मेन थे 7 और 14 थे, इसको भी आपको ध्यान में रखना है एबीसी के एंगल में। ओके, नेक्स्ट टेट्राहेड्रल व्हाइट्स को आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया था। टेट्राहेड्रल व्हाइट्स क्या रहेगी, व्हाइट यानी कि क्या, स्पेस, दिस इज स्पेस बिटवीन द कंस्टिट्यूटेड एटम फॉर्मिंग द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ओके, जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो कोई भी अरेंजमेंट फॉर्म करेगा क्रिस्टल लैटिस में, ओके, उसके बीच में की स्पेस, उसे क्या कहते हैं हम, टेट्राहेड्रल व्हाइट्स कहते हैं। सो उसमें किस तरह से, इस यहाँ पे देखिए 3 नीचे लिए गए और एक उसके ऊपर अगर रख दिया। ओके, इस तरह से अगर आपने 3 बॉल्स लिए और उसको 3 अरेंज किए और इसके बीच में, ओके, उसके बीच में, ओके, 3 बॉल है इस तरह से, अगर ये टचिंग है और इसके ऊपर अगर आपने बीच में रख दिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका टेट्राहेड्रल बन जाएगा, और उसके बीच में की जो स्पेस रहेगी उसे क्या कहेंगे हम, टेट्राहेड्रल व्हाइट कहेंगे। ओके, क्लियर है। सिंपली में डायग्राम लिख दीजिए, कभी भी डायग्राम का हेल्प, ये जो चैप्टर है इसमें डायग्राम का हेल्प ज्यादा करके यूज करिएगा, क्योंकि इससे आपको कैसा समझ आए ये समझ में आ जाएगा। ओके, सो ये भी लिख दीजिए, आप डायग्राम को लिखना पड़ेगा कभी भी। सो इसमें कुछ टेट्राहेड्रल व्हाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक पूछी गई है। वॉल्यूम ऑफ द वॉइड इज मच मोर स्मॉलर देन दैट ऑफ द एटम ऑफ द स्फीयर, यानी कि जो वॉइड है वो एकदम स्मॉल है, वॉइड इतनी भी बड़ी नहीं है। ओके, एंड लार्जर द साइज ऑफ स्फीयर मोर द साइज ऑफ वॉल्यूम। ओके, ये तो कभी भी रहेगा, क्योंकि टचिंग जो लेंथ रहेगी यानी कि टेट्राहेड्रल की वो क्या रहेगी, बड़ी होगी, जिस कारण जो स्पेस रहेगी बीच में वो क्या रहेगी, कम रहेगी। ओके, इस तरह से कुछ पूछा गया था। और ये कुछ उसके बारे में, जैसे कि टेट्राहेड्रल व्हाइट के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज बताई हुई थी कि अगर n नंबर्स ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल है, तो जो अपना टेट्राहेड्रल व्हाइट से वो कितने रहेंगे, ट्वाइस n रहेंगे। इसके बारे में पूछा गया, तो ये आप लिख सकते हैं एक पॉइंट में, और ये जो 2 पॉइंट दिए हुआ इसको नहीं लिखा तो भी चलेगा। ओके, क्यों, बस कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और कोऑर्डिनेशन नंबर ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हैं आप, लिखा तो। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में एक और, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है 1 मार्क के लिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन आप लिख दीजिए। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर्स ऑफ एटम अटैच टू द गिवन एटम इन द crystal lattice. Okay, total numbers of atom attached to the given atom in the tetrahedral व्हाइट or in a crystal lattice is called as coordination number. Okay, नेक्स्ट पूछा गया था कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ एटम इन एफसीसी। एफसीसी के
अंदर आपको कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ एटम पूछा गया था। ओके, सो इसी की तरह से आपको एकदम सिंपल जो सिंपल क्यूबिक सेल है उसके बारे में पूछा सकता है, और बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल है उसके बारे में भी पूछा सकता है। ओके, सो आपको क्या करना है, सबसे पहले एफसीसी को स्ट्रक्चर आपको ध्यान में लाना चाहिए। सो एफसीसी का स्ट्रक्चर कैसा है, एकदम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, और सभी के सभी जो स्पेसेस रहेंगे, ओके, जो उस स्पेसेस पे एक एक लिख लेना है। ओके, एक एक डायग्राम निकाल लेने। सो सबसे पहले तो इसमें कौन से एक एटम कितने आएंगे, सबसे पहले डिफिनेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, एफसीसी यानी कि क्या, एफसीसी इज क्यूबिक स्ट्रक्चर, इज अ टाइप ऑफ क्यूबिक स्ट्रक्चर, ऐसे इस तरह से लिखना है। और इसमें क्या रहेगा, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। नंबर्स ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करने हैं, द नंबर्स ऑफ एटम एट द कॉर्नर, सबसे पहले कॉर्नर में कितने रहेंगे, वो रहेंगे 1/, टोटल नंबर्स ऑफ एटम है 8, और जो ईच एटम रहेगा वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा यूनिट सेल में, वो करेगा 1/8। ये कैसे ये कैसे समझ सकते हैं आप, अगर आप जिसको भी रूम में बैठे हैं, ओके, आप अगर रूम में बैठे हैं तो उसके रूम का कॉर्नर देखिए, ऊपर वाला कॉर्नर देखिए, वहां पे एक एटम का एज्यूम कीजिए। ओके, अगर उसी तरह से ये आपका रूम है, ओके, इस तरह से आपका रूम है, ये जो आपका कॉर्नर है उसके बाजू में एक रूम होगी, उस आपके सामने एक रूम होगी, ओके, और जो आपके बाजू वाली है उसके सामने भी एक रूम होगी। ओके, इस तरह से अगर देखा तो ये जो आइटम है वो कितने रूम शेयर कर रहा है, 4 रूम शेयर कर रहा है कॉर्नर में। ओके, क्योंकि कॉर्नर एक ही है, और ये क्या है, नीचे वाला है, सो 4 1/4 आ गए नीचे में, और इसी तरह से ऊपर भी उतने ही आएंगे, ऊपर भी उतनी तरह से, तो वो कितने आएंगे 1/8। सो कॉर्नर का आइटम कितना शेयर करता है 1/8, और फेस का कितना आइटम कितना शेयर करेगा 1/2। ओके, फेस का, क्योंकि अगर आपने देखा आपकी जो साइड वाली वॉल होगी उसके ऊपर अगर एक स्पेस हो, अगर एक एटम हुआ, ओके, स्पीयर अगर रख दिया तो वो आपके बाजू वाली साइड में एक आधा करेगा इस तरह से, और आपके इस साइड में आधा करेगा, तो यानी कि क्या यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करेगा एज अ वॉल में 1/2। ओके, सो 1/2 करेगा। सो सबसे पहले नंबर्स ऑफ एटम कंट्रीब्यूटेड बाय कॉर्नर 1/8 इंटू 8 दैट इज 1। और नेक्स्ट है फेस के ऊपर, यानी कि फेस में कितना करेगा। ओके, फेस बीसीसी के बारे में तो पूछा हुआ है, फेस के बारे में, सॉरी, फेस के बारे में। सो फेस कितने हैं, 6 है। ओके, 6 फेसेस है, सो 6 फेसेस 6 इंटू 1/2 कितने आ जाएंगे 3। तो टोटल नंबर्स ऑफ आइटम इन एफसीसी कितने, 3 + 1 4। सो टोटल नंबर्स ऑफ आइटम इन एफसीसी इज 4। ओके, सो यहाँ पे एससीसी यानी सिंपल क्यूबिक के बारे में पूछा गया था। ओके, आप सिंपल क्यूबिक के बारे में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट पूछा गया बीसीसी में इसी तरह से 1/8 1/8 एट अ कॉर्नर, और एंड 1 टोटली एट द सेंटर। ओके, अगर आपके रूम में सेंटर में अगर रहेगा तो वो आपके रूम में ही वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आइटम कंट्रीब्यूट करेगा, तो 1 एट द सेंटर। सो बीसीसी में कितना है 2 है, और एफसीसी कितना है 4 है। ओके, एफसीसी में कितना है 4 है। नेक्स्ट इसमें इसके बाद है एफसीसी, देख सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था इसके बाद, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस एंड एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। ओके, सो आपको रिलेशन पूछा गया था, आप कैसे लिखेंगे। ओके, रिलेशन यानी कि एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेंसिटी एंड एज लेंथ के बारे में आपको लिखना है। डेंसिटी यानी कि क्या, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, डेंसिटी यानी कि क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास अपॉन वॉल्यूम यानी क्या, डेंसिटी यूनिट सेल। सो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या हो सकता, उसकी एज लेंथ उसका क्यूब, है कि नहीं, यानी कि उसकी एज लेंथ और उसका क्यूब, यानी कि वॉल्यूम के बारे में आप लिख सकते हैं एज लेंथ इंटू क्यूब, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। एंड मास ऑफ द आइटम कितना रहेगा मास ऑफ द आइटम कितना रहेगा, एटम का अलग रहेगा। ओके, और मॉलिक्यूलर मास वो अलग होगा। ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर मास वो अलग होगा एंड एटम ऑफ द मास अलग होगा। सो अगर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय अगर मोल्स लिया, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय अगर मोल्स लिया तो क्या आ सकता है, मास ऑफ द एटम आ सकता है कि नहीं। सो मास ऑफ द एटम कितना आएगा, फिर एक एटम का मास कितना आएगा, वो आएगा मास मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर्स ऑफ द मोल्स ऑफ द एटम, यानी कितने नंबर्स ऑफ एटम है। सो टोटल नंबर्स ऑफ एटम कितने होते हैं एक मोल में, वो कितने होते हैं, वो होते हैं अपने मॉलिक्यूलर सॉरी आयोगेंड्रो नंबर इतने। सो आयोगेंड्रो नंबर कितना है 6.33 6.023 इंटू 10⁻23 इस तरह से, है कि नहीं। सो 10⁻23 आया था, ये हो गए एज मास ऑफ द वन एटम। और ये कितने एटम है, ये इस तरह से कितने एटम हो सकते हैं, एफसीसी में अलग है, ओके, और बीसीसी में अलग है कि नहीं, और अपना सिंपल क्यूबिक में अलग है। अगर सिंपल क्यूबिक में एक होगा तो यहाँ पे एक एटम यानी कि एन का एटम, यानी कि एन इंटू मास ऑफ द वन एटम।
उसी तरह से अगर n की वैल्यू अगर 2 हुई एज इन बीसीसी, बीसीसी में जिस तरह से 2 होती है तो उसी तरह से 2 इंटू मास ऑफ द वन एटम। सो इस तरह से अगर लिखा आपने, सबसे पहले आपके बारे में लिखना है एज लेंथ एंड उसका वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट है उसका मास। ओके, उसका मास ऑफ द वन एटम, मास ऑफ द वन एटम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मास ऑफ द वन एटम एंड मॉलिक्यूलर मास अलग है। ओके, मास ऑफ द वन एटम एंड एटॉमिक मास लिख सकते एंड उसके बाद उसके नंबर्स ऑफ एटम। ओके, ये आ जाएगा नेक्स्ट चीज। और बाद में वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो कैसा रहता है, मास अपॉन वॉल्यूम। उसी तरह से मास, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे जो m है ये क्या दिखा रहा है, मास ऑफ द एटम दिखा रहा है, मास ऑफ द एटम। ओके, मास ऑफ द एटम दिखा है। और मास ऑफ द एटम किससे निकाल सकते हैं आप, इसको अगर आपने फार्मूला को अगर आपने आगे लिखा तो मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास अपॉन नंबर्स ऑफ एटम्स, टोटल नंबर्स ऑफ एटम, यानी आयोगेंड्रो नंबर इंटू ए क्यूब इंटू एन। सो इस तरह से ये है अपना डेंसिटी का फार्मूला। ओके, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें ध्यान में रखिए ए की जो वैल्यू रहेगी यानी कि जो लेंथ रहेगी, ओके, वो किस में आनी चाहिए, मीटर में आनी चाहिए। सो मीटर में, यानी कि मीटर में तो रहती है, आप सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। ओके, यानी ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका क्या आ जाएगा। सो ये जो ए की क्यूब है इसको आपको मीटर में दिया हुआ है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए और बाद में उसको यूज कीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें रहती है आपको अगर आपको क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ अगर प्रॉब्लम पूछा गया तो। ओके, नेक्स्ट पूछा गया था द थर्ड लेयर ऑफ द स्पीयर इज एडेड। ओके, थर्ड लेयर ऑफ द स्पीयर की थर्ड लेयर एडेड टू द सेकंड लेयर सो एज इट फॉर्म द SCP एंड CCP। ओके, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द एडिशनल थर्ड लेयर टू फॉर्म द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ओके, हेक्सागोन में अगर थर्ड लेयर जो AB के बाद जो C लेयर होगी वो अगर डिफरेंट है या सेम अगर रखी तो किस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई गई। ओके, सो हेक्सागोनल फॉर्मिंग सबसे पहले क्या है कि हेक्सागोनल फॉर्मेशन इज अ क्लोज पैक स्ट्रक्चर। द फर्स्ट वन डायमेंशन इन द रो, ओके, शो डिफरेंशिएशन विद द बिटवीन द नेबरिंग आइटम। ओके, सो पहले जो अगर आपने पहली आइटम ए टाइप ऑफ आइटम रख दिए, ओके, उसमें कुछ डिप्रेशन रहेंगे, उस डिप्रेशन में क्या किया हमने, जो सेकंड बी टाइप ऑफ लेयर है उसमें ऐड कर दिया। ओके, सो ये क्या हो गया, ये एंड बी लेयर हो गई। ओके, इन दिस डिप्रेशन इफ यू ऐड द सेकंड लेयर विच विल बिकम्स बी टाइप। ओके, सो बी टाइप हो गई। अगर इसके यानी कि इसके बाद अगर डिप्रेशन रही बी टाइप में, अगर डिप्रेशन रहे, ओके, ए के बाद बी टाइप में अगर डिप्रेशन रहे, उसमें अगर हमने एटम डाल दिए तो वो सी टाइप ऑफ लेयर बन जाएगी। क्योंकि अगर आप इमेजिन करके देखिए, ए टाइप ऑफ लेयर के डिप्रेशन में बी टाइप लग गए और बी टाइप के लेयर के डिप्रेशन जो रहते, डिप्रेशन यानी कि क्या, ये आपने देखा होगा जैसे कि ABC, इसमें जो डिप्रेशन यहाँ पे रहता है। ओके, तो इस तरह से अगर उसमें अगर डिप्रेशन में अगर सी टाइप ऑफ आइटम अगर रख दे तो इस सी टाइप यानी कि डिफरेंट टाइप बन जाएगी। ओके, सो ABC अगर डिफरेंट टाइप बन गया तो वो क्या आ जाएगा, क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ओके, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर दैट इज FCC। ओके, और अगर ये जो अगर हमने क्या किया कि बी लेयर जो थी उसके बाद अगर हमने सी लेयर यानी कि सी टाइप आइटम अगर रख दिए ऑन द सिमिलर टू द ए आइटम। ओके, ऑन द सिमिलर टू द ए आइटम। ओके, अगर ये थी ए आइटम, ओके, ये थी बी आइटम। ओके, अगर सी आइटम अगर इसके ऊपर हमने ऐसे रख दिए, ओके, अगर ऐसी इसी टाइप में रख दिया तो ये ए बी इस टाइप पे आ जाएगा, वो हो जाएगा हेक्सागोनल। ओके, अगर ABC अगर इस तरह से हुआ तो हो जाएगा क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ओके, यही पूछा गया था आपको, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद एटम C एंड D फॉर्म द FCC। आपको पूछा गया कि FCC बताया हुआ है कि C एंड D स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। C एटम इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। ओके, क्यूब के कॉर्नर में कौन है, C प्रेजेंट है एंड D इज प्रेजेंट एट द क्यूब कॉर्नर ऑफ द फेस सेंटर ऑफ द क्यूब। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ओके, सो आपको इस तरह से कोई भी आपको FCC दिया सकता है, हेक्सागोनल को क्लोज पैकिंग दिया सकता है, कोई भी दे सकता है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए कौन सा आइटम कितने यानी कि कौन से पोजीशन का आइटम कितना यानी अपना कॉन्ट्रीब्यूट देता है। जैसे कि कॉर्नर का 1/8 देता है, फेस का 1/2 देता है, सेंटर का 1 देता है। ओके, इसी तरह से आपको जो टोटल आपका हेक्सागोनल है उसके बारे में आपको समझ के लिख देना है। ओके, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि क्लोज पैक जो FCC उसमें क्या होता है कि FCC में कॉर्नर वाले देते हैं 1/8। ओके, कॉर्नर वाले एट द कॉर्नर 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन में होता है एंड एट द FCC यानी कि फेस के बारे में 1/2 रहता है। सो आपके बारे में ऐसे लिख देना है। उसके बाद लिख देना है कि आप क्या कर सकते हैं 1/2 एट द कॉर्नर। ओके, 1/2 एट द फेस, वो कौन दे रहा है, C दे रहा है। सो 1/2 एट द फेस 1/2 इंटू 6 यानी कि 3
थ्री जो है कि वो कौन हो गए, वो हो गया अपना डी। ओके, 3 आइटम्स कितने हो गए, डी के हो गए। ओके, नेक्स्ट है 1/8 एट द कॉर्नर हो गए, सो 1/8 इंटू 8 यानी कि 1, एंड 1 हो गया कॉर्नर का। सो टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हो गए, सी के 1 हो गया, एंड डी के कितने हो गए, 3 हो गए। ओके, सो यहाँ पे आपको क्रॉस नहीं करना है। ओके, जो आप मॉलिकुलर फार्मूला लिखते थे, ओके, मॉलिकुलर फार्मूला जो आप लिखते थे पहले, ओके, सो यहाँ पे आप क्रॉस करते थे, बट यहाँ पे आपको क्रॉस नहीं करना है। ओके, यही पे मोस्ट ऑफ द चीजें आप गलत कर देते। यहाँ पे जितने नंबर्स ऑफ आइटम है डी, तो उतने ही आपको CD3, तो इसी तरह से यानी कि जिसका नंबर आइटम जितना है उतना ही लिख देना है। ओके, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। ओके, इसी तरह से आपको कोई किसी का भी पूछा जा सकता है, आप लिख सकते हो वहाँ पे, यहाँ पे देखिए। ओके, इस तरह से लिख दिया। आपका भी प्रोबेबली होप करता हूँ भी आपका भी आंसर ऐसा ही होगा। नेक्स्ट पूछा गया था एल्यूमिनियम, एक प्रॉब्लम था एल्यूमिनियम, क्वेश्चन था एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइट है उसका, एंड इन क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर द यूनिट सेल विच एज लेंथ 353.6 पिकोमीटर। ओके, 353 पिकोमीटर। ओके, पिकोमीटर यानी क्या, 10⁻⁻12 मीटर। ओके, और 10⁻⁻12 मीटर है, तो मीटर के बाद आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है विद द सेंटीमीटर। 1 मीटर यानी कि क्या, 100 सेंटीमीटर, सो 100 सेंटीमीटर इंटू 10⁻12 सेंटीमीटर, है कि नहीं, यानी कि क्या 10⁻10 सेंटीमीटर, ये उसका एज लेंथ होगी सेंटीमीटर में। ओके, इस तरह से कन्वर्ट कर लेना है सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन द 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपको कितनी यूनिट सेल बता पूछेगी। सो वॉल्यूम भी कितने में आना चाहिए, वॉल्यूम भी किस में आना चाहिए, आपका सेंटीमीटर क्यूब में आना चाहिए। ओके, सो इसके बाद आपको बताया गया कि इसका एज लेंथ इतनी है। ओके, एज लेंथ अगर इतनी है और ये कौन सा फॉर्म कर रहा है, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। सो क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर का लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का यानी कि रेडियस के साथ कैसी रिलेशन, ये अलग है, बट उसका एज लेंथ डायरेक्टली दी हुई है। ओके, एज लेंथ डायरेक्टली दी हुई है, तो आप उसका डायरेक्टली वॉल्यूम लिख सकते हैं, ये क्यूब। ओके, इस तरह से अगर आपने लिख दिया तो ये क्यूब उसकी वैल्यू में आ जाएगी। ओके, आप इससे अगर आपको रेडियस अगर पूछा तो रेडियस का रिलेशन विद द एफसीसी की क्या है, R=A/2√2। ओके, इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। पहले ये लिख दिया, रेडियस लिख दिया, यहाँ पे देखिए व्हाट इज द रेडियस ऑफ द आइटम, ये लिख दिया आपने, रेडियस लिख दिया। ओके, रेडियस लिख दिया। बाद में आपको पूछा गया कि हाउ मेनी एटम्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने एटम है, अगर सॉरी यूनिट सेल कितनी है। ओके, यूनिट सेल कितनी है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, आपको अगर 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम अगर आपको पता चल गया, ओके, आपने टोटल नंबर्स ऑफ वॉल्यूम को अगर डिवाइड किया तो आपको नंबर्स ऑफ यूनिट सेल आ जाएंगे, यानी कि क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ये जो वॉल्यूम आएगा इसका वॉल्यूम ए क्यूब। ओके, ए क्यूब इन सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर में लिखना इंपॉर्टेंट चीज है, सेंटीमीटर लिखना है। ओके, 353.6 पिकोमीटर को 10⁻12 सेंटीमीटर में किया था। ओके, इसको अगर कन्वर्ट किया तो 3.53 इंटू 10⁻8। ओके, इस तरह से आएगा, आपको लिखना इस तरह से, और आपका एकदम इजी वे के अंदर आ जाएगा इसका आंसर। ओके, वो आ जाएगी टोटल नंबर्स ऑफ यूनिट सेल 2 इंटू 10⁻6। आप क्रॉस चेक कर लीजिए अगर ये करेक्ट आया। ओके, करेक्ट आया, इंपॉर्टेंट एकदम इजी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट पूछा गया था एक्सप्लेन द सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट इन द एलिमेंट सॉलिड। ओके, सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट यानी कि इंट्रास्टेशियल डिफेक्ट इन द सॉलिड। ओके, ये आपको तीनों के तीनों जो डिफेक्ट है, यानी कि जो आपको 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट दिए हुए, जिसमें कि थर्मोडायनेमिक्स डिफेक्ट है। ओके, ये आपको थर्मोडायनेमिक इफेक्ट है, ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट आपको स्टेट बोर्ड में जो है इसमें 3 टाइप ऑफ इफेक्ट में दिया हुआ है कि कौन से डिफेक्ट रहते हैं। ओके, तो जो एटम अगर एनायन कम हुआ तो कौन सा डिफेक्ट, ओके, कैटायन का अगर कम हुआ तो कौन सा डिफेक्ट, ये इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके ऊपर आपको प्रोबेबली क्वेश्चन इसके ऊपर ही पूछा जाएगा। ओके, क्योंकि इसमें यही थ्योरेटिकल पार्ट है। ओके, सो सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में आपको लिखना है। द एम्प्टी स्पेस और वाइड बिटवीन द 2 पार्टिकल एट द लैटिस, आपको उसे क्या कहते हैं हम, रिप्रेजेंटेड बाय द डिफेक्टिव साइड इज कॉल्ड एज सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके, यानी कि पार्टिकल जब खुद से जो पार्टिकल है वो अगर स्पेस अगर उससे खुद से ही अगर एम्प्टी कर देगा यूनिट सेल, उसे क्या कहते हैं हम, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यानी खुद से, सेल्फ यानी कि खुद से। ओके, दिस डिफेक्ट इज अराइजेस फ्रॉम द टू वेज से अराइज हो सकता है। एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाइज द एम्प्टी स्पेस। ओके, एक एक्स्ट्रा आ सकता है, या एक्स्ट्रा आ सकता है एम्प्टी जगह में, और द पार्टिकल गेट शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल साइड। ओके, आइदर और खुद से एक पार्टिकल क्या हो सकता है, ओरिजिनल साइड से दूसरी जगह पर जा सकता है। ओके, नेक्स्ट पूछा गया था
ये देखिए यहाँ पे इसके डायग्राम लिखने पड़ेगी, दिख सकते हैं आप। इंटरस्टेशियल एटम, अगर इंटरस्टेशियल डिफेक्ट यानी कि क्या, इंटरस्टेशियल यानी कि दो एटम के बीच में अगर एक आइदर एटम ऐड हुआ और वहां से अगर निकाला गया, ओके, तो दो टाइप से हो सकता है, ओके, लिख लेना है इसके बारे में। नेक्स्ट था इसके बाद क्वेश्चन, कैलकुलेट द पैकिंग इफिशियंसी, ओके, एक ही चीज, ओके, अगर आपका आंसर अगर आपको मैच नहीं दिख रहा है तो आप मेंशन कीजिए क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर करेक्ट नहीं है सर, ये आंसर गलत हुआ था हमारा। सो इसके बारे में आप कैसे पूछ सकते, यानी कि आप कैसे लिख सकते हो, तो आप जो ये जो पेज चल रहे हैं उसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के लिख दीजिएगा और इसकी आप थोड़ी बहुत समझकर आंसर लिखिएगा, समझ कर आंसर लिखिए, रटना नहीं है, रटेंगे तो आपको सब कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप कभी भी नहीं लिख पाएंगे, ओके। सो आपको रटना नहीं है, आपको क्या रखना है ध्यान में, एकदम ध्यान में रखना है, एकदम कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है इसको ध्यान में रखना है, ओके। तो ये टॉपिक हमने पढ़ाया नहीं है इसलिए हमको एकदम डिफिकल्ट जा रहा है, मुझे अगर पूछा तो मुझे ये डिफिकल्ट जा रहा है ये चीज़ बताने में, क्योंकि आपको क्या पता है क्या नहीं पता ये मुझे पता नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यही बता सकता हूँ, ओके। इसके बाद हम तो ये अपलोड ही करने वाले चैनल के ऊपर, बट ये कुछ जो भी अपलोड नहीं हुए उसके बारे में हमको एकदम डिफिकल्ट जा रहा है, प्रोबेबल मैं अभी बताऊँ तो मुझे ये डिफिकल्ट जा रहा है, मैं कैसे समझाऊँ ये चीज़ मुझे, क्योंकि मैं समझाने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है कभी भी, और मैं ये चीज़ सिर्फ स्किप करते जा रहा हूँ तो आपको भी लगता है सर तो स्किप ही कर रहे हैं, बट आपको पता है तो ही आप पता होगा, इसलिए हमने ये चैप्टर शुरू किया था कि टेस्ट सीरीज शुरू करने का जो मेन इंपॉर्टेंट था कि अगर आपको पता भी नहीं है तो भी आपको यार, आपको अगर पता है तो भी आपको अच्छी बात है, आपको पता है तो, अगर आपको नहीं पता है तो आपने अगर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें भी अगर कर दी, ओके, क्योंकि ड्यूरेशन कम है, अगर ये कम ड्यूरेशन में आपने ये इंपॉर्टेंट चीज़ें भी कर ली तो भी आपके लिए एकदम मतलब आप 85 प्लस स्कोर कर सकते हो, ओके। सो इसीलिए हमने ये कुछ चालू किया था, क्योंकि मैंने सर से पूछा गया था सर कि हमने तो पढ़ाया भी नहीं, फिर भी सर ने यही चीज़ बताई थी कि अगर जो भी पढ़ाया नहीं पढ़ाया, जितना भी पढ़ाया उसमें का अगर आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो अगर आपको इम्पोर्टेंट अगर नोट्स भी अगर दे दिए, अगर आपने उतने भी कर लिए तो एकदम अच्छी बात है कि नहीं। सो चलिए हम अब टेस्ट सीरीज के ऊपर बढ़ते हैं। इसमें था क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेट द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ द SCP यानी सिंपल क्यूबिक लैटिस का आपको क्या करना है, पैकिंग इफिशियंसी, ओके। पैकिंग इफिशियंसी की डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है, ओके। पैकिंग इफिशियंसी यानी कि क्या, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम इन द टोटल वॉइस, ओके, यानी कि जो यूनिट सेल है टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन द यूनिट सेल इज कॉल्ड एज पैकिंग इफिशियंसी, ओके। और इसके बाद आपको लिखना है कैलकुलेट द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ द मेटल क्रिस्टल दैट हैज अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ओके। आपको इसी तरह से आपको कोई सी का भी पैकिंग इफिशियंसी पूछ सकते हैं। सो पैकिंग इफिशियंसी क्या है यहाँ पे, व्हाट इज मीन बाय पैकिंग इफिशियंसी, ये आपको लिखना है। पैकिंग इफिशियंसी दैट इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द लैटिस, ओके। सो लैटिस का कितना, क्रिस्टल लैटिस का कितना वॉल्यूम है टू द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय आइटम, ओके। सो इसके बारे में आपको क्या कर सकते हैं, दो चीजें एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले रेडियस है, उस रेडियस को क्या कन्वर्ट करना है आपको, ओके। रेडियस को कन्वर्ट करना है साइड के फॉर्म में, ओके। इसके जो तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, यानी कि किससे किसका फॉर्म कैसे कनेक्ट होता है, आर की जो, ओके। सबसे पहले आपको पूछा गया है कि सिंपल लैटिस का आपको पूछा गया है, इसी तरह से आपको ओपिसिटी भी पूछा सकता है और बॉडी सेंटर का भी पूछा जा सकता है। जो आर का रिलेशन विद ए आपको ध्यान में रहना चाहिए, ओके। जिस तरह से आर का रिलेशन 3 डिफरेंसेस ऑफ आर का रिलेशन जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में उसमें क्या है, आर इज 2 टाइम्स, ओके, 1/2 टाइम्स ऑफ ए, यानी कि रेडियस क्या हाफ है, यहाँ पे देखिए 2 आर है यानी कि 2 रेडियस की लेंथ है विद द ए, ओके। ए इज इक्वल टू ट्वाइस आर है कि नहीं, ए इज इक्वल टू ट्वाइस आर, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू 1/2 इन द क्यूबिक सिंपल क्यूबिक। उसी तरह से अगर आपने एफसीसी के बारे में लिखा, एफसीसी उसकी वैल्यू कितनी, आर इज इक्वल टू A/2√2, ओके। आपको ये कैलकुलेट कर एक, ओके, ये जो कैलकुलेट करने का तरीका, ओके, ये आपको भी पूछा जा सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। आर की वैल्यू डिफरेंट रिलेशन कोरिलेशन विद द एज लेंथ, ये भी पूछा जा सकता है। तीनों के आपको करके रखने हैं, ओके। तीनों के तीनों आप करके रखिए। नेक्स्ट था बॉडी सेंटर की भी रहा है 3/√3/4 ऑफ ए, ओके। इसी तरह से कुछ था, ओके। ये आपको कर लेना है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है इसके बारे में, पैकिंग इफिशियंसी के बारे में आपको एज लेंथ के बारे में लिख देना कि एज लेंथ इज ए इज इक्वल टू ट्वाइस आर, और ये लिखना है। नेक्स्ट लिखना है टोटल वॉल्यूम ऑफ द लैटिस, वो कितना रहेगा A3, ओके। एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर कितने आएंगे, वो कितने हैं, टोटल एटम कितने हैं 8 है, ओके। ईच एटम 1/8, ओके। एंड टोटल नंबर्स ऑफ एटम कितने हो गए, फिर 1 हो गए,
ओके, यानी कि जो आपको कैलकुलेट करके टोटल नंबर्स ऑफ एट द कॉर्नर कितने होते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ एटम कितने 1 है। ओके, सो 1 नंबर्स ऑफ एटम अगर लिख दे तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा 4/3। वॉल्यूम जो एटम है वो कैसा स्पीयर है, स्पीयर का वॉल्यूम कितना रहेगा 4/3 पायर क्यूब। ओके, पायर क्यूब लिख दिया। बाद में आपको पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पूछा है तो आप कैसे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पूछा गया था आपको, ये आपको तीनों स्टेप, ये जो 3 स्टेप दिए हुए, जिस स्टेप नंबर 4 है पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में डायरेक्टली वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल ऑफ द यूनिट सेल, यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी कभी भी परसेंट में अगर पूछा तो इंटू 100 आ जाएगा, बट अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी आएगा वो कभी भी लोअर वैल्यू ऊपर आएंगी और ज्यादा वाली वैल्यू नीचे आएगी। ओके, जो एक्स की वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे वॉल्यूम किसका जिसका कम है, यानी कि वॉल्यूम किसका कम है, यहाँ पे जो स्पेयर है उसका वॉल्यूम कम है। सो स्पेयर का टोटल वॉल्यूम कितना आएगा पाई ए क्यूब। ओके, ये की वैल्यू ये आप पूछेंगे ये कहाँ से आया, तो ये जो ए है ये नथिंग बट आर क्यूब है, उसको एकदम अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। ओके, इसका आपको कैलकुलेशन करके ये वैल्यू आई हुई है, इसको डायरेक्टली अगर आपने यहाँ पे लिखा तो टोटल वैल्यू पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी। सो पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू आपको अगर कैलकुलेट कर ली तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 52.36। ओके, ये इसका परसेंट है। सिमिलरली इसके बाद आपको जो सीसीपी है, ओके एफसीसी दैट इज एफसीसी, ओके, इसके बारे में आपको पैकिंग एफिशिएंसी लिखना है। और सबसे पैकिंग एफिशिएंसी किसकी है ये भी ध्यान में रखना है, सबसे पैकिंग एफिशिएंसी किसकी है, क्लोज क्यूबिक पैक स्ट्रक्चर यानी कि एफसीसी। ओके, साथ ही साथ अगर आपने लिया तो ये हेक्सागोनल क्यूबिक पैक स्ट्रक्चर की भी सेम आएगी। उसके बाद आती है पैकिंग एफिशिएंसी किसकी, जो आपका बॉडी सेंटर है, और सबसे कम पैकिंग एफिशिएंसी किसकी आएंगी वो है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। ओके, सो ये तीनों को वैल्यू आपको ध्यान में भी रख सकते हो। ओके, तीनों की वैल्यू आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है किसने की कितनी वैल्यू है। ओके, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ये चीज। नेक्स्ट पूछा गया था कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी। ओके, यही पूछा गया था, आपको बताया हुआ है मैंने एफसीसी के बारे में। सबसे पहले आर का रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। आर का रिलेशन कैसे, ओके, फेस सेंटर क्यूबिक है। ओके, फेस सेंटर क्यूबिक है, मेन चीज है फेस सेंटर क्यूबिक। फेस सेंटर क्यूबिक में आपको पहले तो आपको डायगोनल लेना है फेस का। ओके, डायगोनल फेस का डायगोनल अगर आपने निकाल लिया तो ये आपको, यानी कि सबसे पहले आर का रिलेशन भी तो ये लिख देना है। अगर क्वेश्चन बड़ा है तो आर का रिलेशन भी तो ये। ओके, अगर ये नहीं है तो आप डायरेक्टली आर का रिलेशन लिख सकते। ओके, यहाँ पे देखिए आर का रिलेशन यहाँ पे बताया हुआ है कि ये किस तरह से दिया हुआ है, बी डी इज इक्वल टू 4R इज इक्वल टू बी डी एंड √2a। ओके, इस अगर हमने अगर लिख दिया तो r इज इक्वल टू √2a बाय 4। ओके, 4 यानी कि क्या 2√2, 4 यानी क्या 2 × 2 इसको कैंसिल कर दिया तो a/2√2 ये आ जाएगा, ए का रिलेशन विद आर। ओके, बाद में इसको क्या करना है वॉल्यूम के बारे में लिखना है। ओके, वॉल्यूम यानी कि ए क्यूब, टोटल नंबर्स ऑफ एटम लिखने, जिस तरह से हमने एफसीसी के बारे में लिखा था उसी तरह से आपको, जिस तरह से हमने एससीपी यानी कि सिंपल क्यूबिक के स्ट्रक्चर के बारे में लिखा था उसी तरह से आपको इसके बारे में लिखना है। टोटल नंबर्स ऑफ एटम लिखना है क्योंकि इसमें टोटल नंबर्स ऑफ एटम कितने 4 है। ओके, ये कितने 4R क्यूब, ये कितना है 4R क्यूब। ओके, 4/3 R क्यूब पायर क्यूब। इसके बाद है इसके एटम कितने 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ओके, इस तरह से। और पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि क्या टोटल नंबर्स ऑफ एटम, ये भी यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल ये दिया हुआ है, बाद में लिखा हुआ है पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट है इसके बाद ये आपको आ गया पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती है टोटल वाइड की, ये आ जाएगी। तो वाइड ये भी पूछा सकता है आपको, यानी कि ऑक्यूपाइड कितना है वो ऑक्यूपाइड है वो है पैकिंग एफिशिएंसी, और वाइड यानी कि अगर कितना रिमेनिंग है 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी इज नथिंग बट पैकिंग एफिशिएंसी वाइड। ओके, यानी कि वाइड कितना है, परसेंट ऑफ वाइड ये भी लिख सकते हैं आप। ओके, इसी तरह से परसेंट ऑफ वाइड कितना है ये भी लिख सकते हैं, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ओके, ये क्या नहीं ट्रिक के ऊपर है, अगर आपने समझ लिया क्वेश्चन को तो आपको कोई भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था जिस तरह से एससीपी का जो थर्ड लेयर थी अगर वो यानी कि सी लेयर है वो अगर नहीं रखा तो रखा, इसके बारे में पूछा गया था हमने। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, द थर्ड लेयर ऑफ द स्पेयर इज एडेड टू द सेकंड लेयर एज इन द फॉर्म ऑफ एससीपी। ओके, एससीपी अगर थर्ड लेयर अगर डाल दी, ओके, जिस तरह से व्हाट हैपन द डिफरेंस बिटवीन द एडिशनल थर्ड लेयर टू फॉर्म द हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ओके, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में अगर थर्ड लेयर अगर ऐड कर दी तो ये किस तरह से फॉर्म कर सकता है, ये क्वेश्चन एक्चुअली रिपीट हुआ है। ओके, सो ये थर्ड लेयर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लेयर ये डिफरेंट है, इसके जो डिप्रेशन है इसमें सेकंड लेयर डाली है। ओके, इसके डिप्रेशन में सेकंड लेयर डाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये जो ए का डिप्रेशन यानी कि क्या यहाँ पे जो स्पेसेस है। ओके, ये जो स्पेस दिख रही है इसमें यहाँ पे थर्ड लेयर सेकंड लेयर अगर हमने बी लेयर डाल दी तो ये क्या हो जाएगा ए बी टाइप हो जाएगा। अगर ये बी टाइप हो गया, ओके, इस तरह ये बी टाइप हो गया तो ये क्या हो जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ओके, क्योंकि जो नेक्स्ट लेयर आएगी अगर इसके डिप्रेशन में अगर ये लग दिया
तो ये जो ए वाली लेयर है और जो इसके ऊपर वाली ये जो लेयर है, यानी कि जो उसके ऊपर वाली जो थर्ड लेयर ये अगर हमने डाली, ये इसके अगर हम बारे में देखें तो ये जिसके जो एटम है ये क्या होते हैं, एक दूसरे से कोइंसाइड होते हैं। अगर एटम कोइंसाइड होते हैं तो लेयर भी सेम है, यानी कि जो थर्ड लेयर है विच इज विल बी सिमिलर टाइप ऑफ ए, देन इट विल बी अ हेक्सागोनल हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ओके ओके, अगर ये अगर चीज अगर ये ऐसी नहीं है, ये अगर चीज ऐसी नहीं है, यानी कि क्या, इसके जो डिप्रेशन नहीं है, इसके डिप्रेशन में नहीं है, ये जो लेयर है बी टाइप ऑफ लेयर, इसको अगर हमने उल्टा कर दिया, ये इस तरह से है कि नहीं, अगर इसको उल्टा करके अगर हमने ऐसा लिख दिया और ये अगर इसके ऊपर अगर डाल दी, ये अगर इसके ऊपर डाल दी तो ये लेयर ए से डिफरेंट हो जाएगी, यानी कि ए से अगर डिफरेंट होगी यानी कि क्या हो जाएगी, सी लेयर हो जाएगी। ओके, यानी सिंपली में थर्ड लेयर विच विल बी इंपॉर्टेंट, थर्ड लेयर विल बी इंपॉर्टेंट फॉर द डिफरेंस बिटवीन द क्लोज पैक स्ट्रक्चर एंड एससीपी, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ओके, तो यानी कि एससीपी एंड सीसीपी, इसमें तीनों दोनों में चेंज करने के लिए सिर्फ थर्ड लेयर ये इंपॉर्टेंट है। ओके, बट दोनों का वॉल्यूम इफिशियंसी क्या है, यानी इफिशियंसी पैकिंग इफिशियंसी क्या है, सेम है। ओके, ये जो इस तरह से हमारा टोटल ये क्या हो गया, हमारा एकदम जो फर्स्ट चैप्टर था इसके बारे में था। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे ये हमने कवर कर लिए। ओके, और साथ ही साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी बताई हुई आपको, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आप करके देखिए। आपका ऑफकोर्स ये जो इसके ऊपर आपको अच्छे से क्वेश्चन आएंगे और जो भी आपको क्वेश्चन आएंगे आप लिख लेंगे। ओके, और के भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़िएगा, क्योंकि और के क्वेश्चन आपको एकदम कॉन्फिडेंस देता है। ओके, और के क्वेश्चन आपको इसके जो और के क्वेश्चन अगर आपने लिख दिए तो आपको प्रोबेबली यानी कि ये समझ आएगा कि आपको पूरा का पूरा आ गया। ओके, वीडियो ये बड़ा हो गया मुझे पता है, इसके बाद के वीडियो भी इससे भी बड़े हो सकते हैं, बट आपको लास्ट तक देखते रहना है। जिस किसी भी ने ये वीडियो लास्ट तक देखा है वो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके अगर चाहते हो आपकी तो फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो उसको भी कोई ना कोई हेल्प हो जाएगा, वो भी पास आउट हो जाएगी, आपके साथ आ जाएंगे नेक्स्ट ईयर में है कि नहीं। बट आपको पास आउट नहीं होना है, सिर्फ पास आउट ही नहीं होना है, बट आपको एकदम अच्छे से मार्क लेने। ओके, ये जो चीज़ें यही चीज़ें आपको सीईटी एमएसटी सीईटी में पूछे जा सकते हैं। ओके, इसमें छोटी छोटी चीज़ जैसे कि पैकिंग इफिशिएंसी हो गया। ओके, ए का रिलेशन विद आर, यानी कि रेडियस के साथ रिलेशन ये कैसा है, ये भी आपको एमएसटी सीईटी में पूछा जा सकता है। ओके, और नेक्स्ट भी चीज़ें इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें जैसे कि डायग्राम लिखना है, इंपॉर्टेंट है डायग्राम लिखना है। डायग्राम अगर आपको आ गया तो मोस्ट इसका टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। और जो लेयर जो रहती है ए बी सी, ये जो है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होना चाहिए। ये लेयर इज डिफरेंट है। ओके, with the depression in A layer, the B layer is added, layer B is added, with the depression of the B, C layer is added, which will be equal to the A layer. ओके, इस तरह से आपको एकदम लिखने का तरीका आना चाहिए, जो आपका आगे वाला है उसको अगर समझ में आ गया, यानी कि जो टीचर जो हो गया, आपको जो टीचर है जो आपका पेपर चेक करने वाला है उसको अगर समझ में आ गया तो वो आपको मार्क देगी। ओके, सो इस तरह से ये चैप्टर आपका हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है वो हम देखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सबसे पहले उसके बाद आपको उसके ऊपर पेपर आ जाएगा, 2 दिन का गैप, प्रोबेबली 1-2 दिन का गैप मिलेगा आपको, और इसके बाद आपका वीडियो आ जाएगा, उसके ऊपर भी क्वेश्चन कौन से पूछे गए, और नेक्स्ट उसके बाद हमारा उसके ऊपर आंसर आ जाएगा। बोलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।